नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के भीतर जो दीप जलता है वही उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। और यह दीप, यह बुद्धि जन्म से तेज नहीं होती। इसे दुनिया की धूल, विचारों का शोर, भावनाओं का तूफान और आदतों की जंजीरें या तो बुझा देती हैं या उसे एक ऐसा तेज दे देती हैं जिसे देखकर समय भी झुक जाए। यही कारण है कि आज की इस भीड़ भरी दुनिया में, जहां हर व्यक्ति दौड़ रहा है लेकिन कम ही लोग सोच पा रहे हैं, बुद्धि को बलवान बनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अंधेरा कभी अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ प्रकाश ही उसे मिटा सकता है। यह सिर्फ कमरे के अंधेरे की बात नहीं थी, यह हमारे भीतर के अंधेरे की बात थी। वह अज्ञान का अंधेरा, वह आवेगों का तूफान, वह भावनाओं का दबाव, वह प्रतिक्रियाओं का शोर जो हमारी बुद्धि को कमजोर कर देता है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप एक पल के लिए शांत हों, अपने भीतर के उस दीप को महसूस करें जिसे बुद्ध प्रज्ञा कहते थे। यानी ऐसी बुद्धि जो देखने में आंख का इस्तेमाल नहीं करती, सुनने में कान का नहीं, समझने में किताबों का नहीं, बल्कि अनुभव, जागरूकता और मन की पूर्ण शांति का उपयोग करती है। इस वीडियो की शुरुआत किसी क्या से नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि का सवाल क्या से नहीं, कैसे देखना है, यहां से शुरू होता है। इसलिए शुरुआत वहीं से जहां बुद्ध ने अपने भीतर पहली बार संसार को स्पष्ट देखा था। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन मनुष्य अपने मन को देख लेता है उसी दिन उसकी बुद्धि का जन्म होता है। उनका मानना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं, अर्जित होती है। वह अभ्यास से पैदा होती है और जागरूकता से वयस्क होती है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता न्यूरोसाइंटिस्ट एरिक कंडेल बताते हैं कि दिमाग बदलता रहता है। मनुष्य अपनी सोच को, अपने निर्णयों को, अपनी बुद्धि को बार बार नया बना सकता है। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा गया। यानी आपकी बुद्धि किसी पत्थर पर लिखी हुई बात नहीं है। वह मिट सकती है, बदल सकती है और फिर से नए रूप में विकसित हो सकती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि आज के समय में इंसान रोज सीख तो रहा है पर समझ नहीं रहा। रोज चीजें देख रहा है पर उन्हें देखना नहीं आता। रोज जानकारी मिल रही है पर उस सूचना को बुद्धि में बदलने की ताकत कम होती जा रही है। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, जानकारी बुद्धि नहीं है। बुद्धि वह है जिसमें आप जानकारी को सही स्थान, सही समय और सही समझ के साथ उपयोग कर सकें। जानकारी समुद्र है, बुद्धि जहाज, और बिना जहाज के समुद्र सिर्फ डूबा सकता है। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही कहा था, ज्ञान सीमित है, कल्पना और समझ अनंत है। लेकिन उन्होंने एक और लाइन कही थी जिसे लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था, बुद्धिमत्ता वही है जो जटिल को सरल बना सके। ये बात शायद बुद्ध आज भी सुनते तो मुस्कुराते, क्योंकि बुद्ध की सभी शिक्षाएं जटिल समस्याओं का इतना सरल समाधान देती हैं कि लगता है जैसे जीवन की सबसे बड़ी पहेलियां कभी पहेलियां थी ही नहीं। और हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी बुद्धि का असंतुलन। एक तरफ भावनाएं हमें खींचती हैं, दूसरी तरफ दूसरों की बातें दबाती हैं, तीसरी तरफ खुद के ही मन की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि हमारी बुद्धि नाम की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। बुद्ध कहते थे, मन अनुशासित नहीं होता तो बुद्धि गुलाम बन जाती है। यही कारण है कि कई लोग बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी गलत निर्णय ले लेते हैं। कई समझदार लोग अचानक मूर्खता भरे फैसले कर देते हैं, क्योंकि डिग्री बुद्धि नहीं देती, अनुभव, जागरूकता और विवेक बुद्धि को जन्म देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग 3 चीजों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। पहला, वह भावना जो अचानक आती है और हमें निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। दूसरा, वह आदत जो हमने बचपन से अपनाई है। तीसरा, वह धारणाएं जो हमने समाज से उधार ली हैं। लेकिन बुद्ध ने इन तीनों को तोड़कर समझाया था। उन्होंने कहा, भावनाएं आकाश के बादलों की तरह हैं, बुद्धि सूर्य की तरह। बादल चाहे कितने भी घने हों, सूर्य को रोक नहीं सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपना ध्यान बादलों पर रख रहे हैं या सूर्य पर। बुद्ध की यही शिक्षा आधुनिक न्यूरोलॉजी आज साबित कर चुकी है। MIT के प्रोफेसर एंड्रयू हुबरमैन बताते हैं कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो समझदारी, निर्णय, तर्क, अनुशासन और बुद्धि का केंद्र है, वह तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब इंसान शांत हो।
और यही वजह है कि बुद्ध ने मन को शांत करने की कला को, ध्यान को और जागरूकता को बुद्धि का पहला द्वार कहा था। आप सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो समझदारी कहां चली जाती है? जब हम दुखी होते हैं तो निर्णय गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस समय बुद्धि काम नहीं करती, सिर्फ भावना काम करती है। और जब भावना बुद्धि पर हावी हो जाती है, तब इंसान अपने जीवन की दिशा खो देता है। बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा था, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं, वह अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, सही निर्णय लेना चाहता है, पर ध्यान दीजिए, यह सब बुद्धि के बिना संभव नहीं है। और बुद्धि वह है जो ऐसी बातों को सुनकर चौंकती नहीं, बल्कि गहराई से समझती है। यह वही बुद्धि है जो छोटी घटनाओं में बड़ी सीख ढूंढती है। यह वही बुद्धि है जो असफलता को भी अवसर में बदल देती है। यह वही बुद्धि है जिसकी वजह से बुद्ध ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही नहीं बनता जो वह अपने बारे में सोचता है, वह वही बनता है जो वह खुद को समझता है। समझ, यह शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अर्थ है समझ, सिर्फ सोच नहीं। सोच का संबंध मन से है, समझ का संबंध बुद्धि से। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा कहा कि मन को देखो, उसे समझो, तभी बुद्धि जागेगी। हमारी आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहती है। मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का सबसे जरूरी हिस्सा है। क्योंकि जब भावनाएं नियंत्रण में होती हैं, तभी बुद्धि मजबूत होती है। लेकिन यहां समस्या है, दुनिया भावनाओं को सुन रही है पर बुद्धि को नहीं। दुनिया प्रतिक्रिया में जी रही है पर जागरूकता में नहीं। जिस इंसान की बुद्धि मजबूत नहीं, उसकी जिंदगी हर घटना से हिल जाती है, छोटी बातों से टूट जाती है, दूसरों की राय से बदल जाती है, डर से दब जाती है, गुस्से से बह जाती है। और यही वह पल है जहां बुद्ध खड़े होकर कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि कमजोर नहीं, बस तुमने उसे जागने का समय ही नहीं दिया। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज सुबह उठता है, मोबाइल पर सूचना का सैलाब देखता है, दिन भर तुलना करता है, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलताओं से अपने आप को कम समझता है, रात को चिंता लेकर सोता है। ऐसे में उसकी बुद्धि कैसे बलवान बनेगी? बुद्ध कहते थे, जिस मन पर लगातार बोझ डाला जाए वह बुद्धि को कुचल देता है। आज हमारी दुनिया यही कर रही है, मन पर इतना बोझ डाल रही है कि बुद्धि को सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। विज्ञान कहता है कि दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, मन को शांति चाहिए और बुद्धि को जागरूकता चाहिए। और ये तीनों तभी मिलते हैं जब इंसान एक पल ठहर कर अपने विचारों को देख सके। बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी देखने पर आधारित थी। उन्होंने कहा था, जिसने अपने विचारों को देख लिया, उसने अपना संसार बदल लिया। और यह बात कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह न्यूरोसाइंस की आज की सबसे मजबूत खोज है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज 10 मिनट का भी माइंडफुल अवेयरनेस रखते हैं, उनकी बुद्धि की गहराई, निर्णय क्षमता, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस 200% तक बढ़ जाता है। गौतम बुद्ध हजारों साल पहले यह बात जानते थे। उन्होंने कहा था, मन की चुप्पी में बुद्धि जन्म लेती है। लेकिन आज इंसान मन की चुप्पी से डरता है, उसे अंदर की आवाज सुनना तक अजीब लगता है। जबकि बुद्ध ने बताया था कि वही आवाज, वही शांति, वही स्थिरता, वही आपकी असली बुद्धि है। अब जरा अपने दैनिक जीवन को याद कीजिए, आप कितने फैसले भावनाओं में लेकर पछताते हैं? कितनी बार गुस्सा आपके निर्णय को बिगाड़ देता है? कितनी बार दूसरों की बातें आपकी सोच को बदल देती हैं? कितनी बार डर आपकी प्रतिभा को रोक देता है? कितनी बार इच्छा बुद्धि पर भारी पड़ जाती है? इंसान की बुद्धि कमजोर नहीं होती, बस दिशा खो देती है। और बुद्ध का पूरा संदेश इसी बात को समझने के लिए था। उन्होंने कहा था, अपने भीतर का प्रकाश खोजो। यह प्रकाश कोई रहस्यमयी चीज नहीं, यह आपकी बुद्धि है। लेकिन यह बुद्धि तब बलवान बनती है जब इंसान सीखता है देखना, समझना, शांत होना, निर्णय लेना और अनुभव को ज्ञान में बदलना। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को बोध कहा। वही बोध वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बने। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ अपने मन को समझ लिया। आज विज्ञान कहता है कि जिस इंसान में सेल्फ अवेयरनेस अधिक होती है, वह लाइफ इवेंट्स को बेहतर समझता है, डिसीजंस बेहतर लेता है, सेंटिमेंट्स कम प्रभावित करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और दिमाग का प्रॉब्लम सॉल्विंग हिस्सा सक्रिय हो जाता है।
विज्ञान और बुद्ध दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बुद्धि मन की शांति में उगती है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, धीरे सोचो, स्पष्ट सोचो, जाग कर सोचो, क्योंकि जिस क्षण बुद्धि जगती है वही क्षण नया जन्म देता है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि मन को जीता जा सकता है, भावनाओं को समझा जा सकता है, विचारों को बदला जा सकता है और बुद्धि को इतना बलवान बनाया जा सकता है कि पूरी जिंदगी बदल जाए। आज हम इसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह अनुभव है। यह सिर्फ सीख नहीं, यह जागना है। यह सिर्फ बात नहीं, यह बदलना है। और यह बदलाव कहां से शुरू होगा? वहीं से जहां बुद्ध ने शुरू किया था, वहीं से जहां मन शांत होता है, वहीं से जहां बुद्धि जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था, मन को बदलो, बुद्धि स्वयं बदल जाएगी। दृष्टि बदलो, संसार स्वयं बदल जाएगा। यह वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं, एक पूरा विज्ञान है। और अब हम इसी विज्ञान को खोलते हैं। यह समझिए कि बुद्धि कमजोर क्यों होती है। बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करने वाली 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं। पहला अज्ञान, दूसरा अशांति, तीसरा आसक्ति। अज्ञान वह है जो हमें स्पष्ट चीजों को भी धुंधला दिखाता है। अशांति वह है जो हमारी सोच को हड़बड़ी में बदल देती है। और आसक्ति वह है जो निर्णयों में पक्षपात पैदा करती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब बुद्धि की दिशा टूट जाती है और इंसान जीवन में भटकने लगता है। लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि बुद्ध कहते हैं, जहां कमजोरी है वहीं शक्ति छिपी है, बस उसे देखना सीखो। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं, वह तकनीकें, अभ्यास, विधियां और सिद्धांत जो बुद्ध ने दिए और जो आधुनिक मनोविज्ञान आज मनुष्य की बुद्धि को तेज करने के लिए सबसे जरूरी मानता है। सबसे पहली और सबसे शक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने अनुभवों को बिना जज किए सिर्फ देखते हैं, तब बुद्धि अपने आप तेज होने लगती है। मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, यानी थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की शोध कहती है कि जिन लोगों में यह क्षमता होती है, उनकी बुद्धि का स्तर औसत लोगों से कई गुना अधिक होता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने विचारों को पकड़ लिया, उसने अपनी बुद्धि को पा लिया। विपश्यना का अभ्यास बुद्धि को 3 स्तर पर बदलता है। पहला, प्रतिक्रिया कम होती है, जिससे क्लैरिटी बढ़ती है। दूसरा, भावनाओं का दबाव घटता है, जिससे निर्णय साफ होते हैं। तीसरा, मन शांत होता है, जिससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो बुद्धि का असली केंद्र है। अब दूसरी तकनीक, स्मृति, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने माइंडफुलनेस को बुद्धि का ईंधन माना। जब इंसान हर काम पूरी जागरूकता, ध्यान, उपस्थिति और क्लैरिटी के साथ करता है, तब बुद्धि बेहद शक्तिशाली हो जाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस अभ्यास डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को 200% तक बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि माइंडफुल होने से दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ता है, जिससे बुद्धि की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बुद्ध ने कहा था, जब मन वर्तमान में रहता है तभी बुद्धि जागती है। लेकिन आज लोग अतीत और भविष्य में इतने उलझे हैं कि वर्तमान उनसे चूक जाता है और बुद्धि भ्रम में गिर जाती है। माइंडफुलनेस क्या है? खाना खाओ पूरी जागरूकता के साथ, चलो पूरी उपस्थिति के साथ, बात करो पूरे होश के साथ, सोचो बिना जल्दबाजी के, सुनो बिना प्रतिक्रिया के। कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, उपस्थित होकर करो, बुद्ध ने कहा था। जिसे साधारण में अद्भुत दिखाई दे जाए, वही बुद्धिमान है। अब तीसरी तकनीक, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि बुद्धि का जन्म दृष्टि से होता है, यानी चीजों को सही कोण से देखने की क्षमता। आज मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी परिस्थितियों को नया अर्थ देना, नए दृष्टिकोण से देखना और नए समाधान खोजना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक कहती हैं कि सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, दे रिफ्रेम प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। बुद्ध कहते थे, दृष्टि सुधरी तो बुद्धि स्वयं सुधर जाएगी। दृष्टि गलत हो तो बुद्धि कितना भी तेज हो, निर्णय गलत हो जाते हैं। दृष्टि साफ हो तो बुद्धि औसत भी हो, निर्णय अद्भुत हो जाते हैं। अब चौथी तकनीक, मन की शांति, समथा। समथा मेडिटेशन बुद्धि को रेजर शार्प बनाती है। यह दिमाग की अव्यवस्थित तरंगों को शांत करती है, भावनाओं को संतुलित करती है
और मन को स्थिर करती है। विज्ञान के अनुसार शांत मन में प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर 10 गुना बढ़ती है। जब दिमाग में शोर होता है तो बुद्धि की आवाज नहीं सुनी जाती। जब दिमाग शांत होता है तो बुद्धि स्वयं सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, शांति में सत्य सुना जाता है, शोर में भ्रम पैदा होता है। अब 5वीं तकनीक, ध्यान, कंसंट्रेशन। ध्यान यानी एक चीज पर मन को केंद्रित करने की क्षमता। यह बुद्धि का सबसे आवश्यक तत्व है। बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि का असली परीक्षण यह है कि आप कितनी देर तक एक चीज पर गहराई से सोच सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसका ध्यान बिखरा है उसकी बुद्धि बिखरी है। ध्यान केंद्रित करने से दिमाग में सिनेप्टिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी दिमाग की तारें मजबूत होती हैं, जिनसे बुद्धि अधिक तेज होती है। अब 6ठी तकनीक, भावनात्मक संतुलन, इमोशन अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा था, भावना समुद्र है, बुद्धि नाव है, जागरूकता उसका दिशा दर्शक है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को डर, गुस्सा, लालच, दुख, उत्तेजना, चिंता की तरह समझता है, वह बुद्धिमान बनता है। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल कंट्रोल के बिना बुद्धि आधी रह जाती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि सक्सेसफुल लीडर्स की सबसे बड़ी स्किल EQ होती है, यानी भावनाओं को समझने और संतुलित करने की क्षमता। अब 7वीं तकनीक, रोज 10 मिनट की बुद्धि जागरण प्रैक्टिस। बुद्ध ने इसे अवलोकन साधना कहा था। आप बस 10 मिनट चुप बैठें, शरीर को देखें, सांस को देखें, विचारों को देखें, भावना को देखें, मन को देखें। इस 10 मिनट में बुद्धि अद्भुत रूप से शार्पन होती है। MIT के न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब आप माइंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो बुद्धि, तर्क, निर्णय और समझ का असली केंद्र है। अब 8वीं तकनीक, एकांत और इनसाइट। बुद्ध कहते थे, अकेलापन बुद्धि का शिक्षक है। लोग अकेले होने से डरते हैं, लेकिन अकेलेपन में मन अपनी असली आवाज सुनता है। साइकोलॉजी कहती है कि सॉलिट्यूड से इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ती है। अकेलापन बुद्धि को ऐसा डेप्थ देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। बुद्ध जंगल में अकेले जाते थे, खुद को देखते थे, अपने भय को समझते थे, अपने विचारों को खोलते थे। यह अभ्यास मानव बुद्धि का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मर है। अब 9वीं तकनीक, सही संगति, सत्संग ऑफ माइंड्स। बुद्ध ने कहा था, जिसकी संगति बदलती है उसकी बुद्धि बदल जाती है, क्योंकि मनुष्य अपनी सोच का 70% हिस्सा उन्हीं लोगों से लेता है जिनके आसपास वह रहता है। यदि आप मूर्खों के बीच रहते हैं तो आपकी बुद्धि कमजोर होती जाएगी। यदि आप जागरूक, समझदार, संतुलित और विवेकी लोगों के बीच रहते हैं, आपकी बुद्धि स्वयं प्रकाशमान होने लगती है। मनोविज्ञान इसे सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी कहता है। आप जिनसे घिरे हैं उन्हीं की सोच आपकी बुद्धि बनती है। अब 10वीं तकनीक, अति जागरूकता, माइंड क्लीनलीनेस। बुद्ध कहते थे कि बुद्धि भी शरीर की तरह साफ रखी जानी चाहिए। नकारात्मक विचारों से, संदेह से, तुलना से, ईर्ष्या से, अनावश्यक चिंताओं से। आज की साइकोलॉजी इसे मेंटल हाइजीन कहती है। यदि आप रोज अपना मन साफ नहीं करते, जैसे हम रोज नहाते हैं, तो बुद्धि गंदी होती जाती है। मन को साफ रखें, बुद्धि तेज होगी। एक बार की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में नंदिक नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 20-22 वर्ष रही होगी, पर चेहरे पर ऐसा बोझ था जैसे 60 साल जी चुका हो। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि दुनिया की साधारण सी बातें भी वह समझ नहीं पाता था। किस पर विश्वास करना है, कौन सी बात सही है, किस दिशा में चलना चाहिए, कौन सा निर्णय उसके लिए अच्छा है, सब कुछ मानो उसके लिए धुंध में खो गया था। पिता उसे मूर्ख कहते, मां चिंतित रहती और लोग हंसी उड़ाते। नंदिक खुद भी अपने बारे में यही सोचने लगा था कि शायद वह किसी काम का नहीं, शायद उसकी बुद्धि दूसरों की तरह तेज नहीं, शायद उसका जन्म ही बेकार हुआ है। यह विचार इतना गहरा हो गया कि वह रात रात जाग कर रोता। उसे लगता जैसे संसार में सबसे भारी बोझ उसका ही सिर है, उसका ही दिमाग है, जो कोई भी बात पकड़ ही नहीं पाता। एक दिन मानसिक पीड़ा और उलझन से भरकर उसने सोचा कि वह अपने मन की गांठ किसी बुद्धिमान व्यक्ति के सामने खोले, पर गांव में कोई ऐसा नहीं था जिस पर वह भरोसा करे। उसी समय उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के नगर में ठहरे हैं और सुबह के समय जनसमूह को उपदेश देंगे।
नंदिक ने बिना किसी से कुछ कहे यात्रा शुरू कर दी। धूल भरी पगडंडियों पर चलते चलते जब वह बुद्ध के सभा स्थल पहुंचा, तब सूरज अभी उगा ही था। प्रकाश में एक शांति थी और हवा में एक अलग ही निर्मलता। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल ध्यान में बैठा हो। जब बुद्ध सभा में आए तो लोग उनके सामने झुक गए, पर नंदिक दूर खड़ा था, डर, संकोच और अपने ऊपर बनी हीन भावना से भरा हुआ। वह सोच रहा था, मैं इतना मूर्ख हूं, क्या बुद्ध मुझसे बात भी करेंगे? क्या मैं उनकी नजरों में टिक भी पाऊंगा? लेकिन बुद्ध की दृष्टि मानो उसे खोजती हुई सीधी उस पर पड़ी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, युवक, तुम दूर खड़े क्यों हो? आगे आओ। नंदिक कांपते हुए आगे गया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसके होंठ थरथरा रहे थे, उसे बोलते नहीं बन रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे मन में कोई बोझ है? बस इतना सुनते ही नंदिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भंते, मैं बुद्धिहीन हूं, समझ नहीं पाता, निर्णय नहीं कर पाता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा मन काला बादल बन गया है। मुझे लगता है मैं जीवन भर मूर्ख ही रहूंगा। यही मेरी पीड़ा है। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नंदिक, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? नंदिक ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, इसी वन के किनारे एक छोटा सा तालाब था। वहां दो कमल के बीज गिरे। एक बीज कीचड़ में धंस गया और दूसरा थोड़ा ऊपर साफ जल में रुक गया। दोनों ने अंकुरण शुरू किया। साफ पानी वाला बीज तेजी से बढ़ा। धूप देखी, हवा महसूस की और कुछ ही समय में तालाब के ऊपर खिल गया। लोग उसे देखते, उसकी प्रशंसा करते, उसे सुंदर कहते। लेकिन कीचड़ में दबा दूसरा बीज, वह बार बार जड़ों में उलझ जाता था। कुछ समझ नहीं पाता था कि किस दिशा में बढ़े। अंधेरा ही अंधेरा था। कभी उसे लगता कि वह गलत दिशा में जा रहा है, कभी लगता कि उसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं। वह सोचता, मैं दूसरा कमल नहीं बन सकता, क्योंकि मैं खराब जगह पैदा हुआ हूं, क्योंकि मेरा भाग्य गलत है, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं। पर एक दिन बारिश हुई, पानी तालाब में भरने लगा और धीरे धीरे नीचे कीचड़ को नरम कर गया। कीचड़ ढीली हुई और बीज ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। फिर उसने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। उसे अभी भी पता नहीं था कि धूप किस दिशा में है, हवा कहां से आती है या ऊपर क्या है, लेकिन वह चलता रहा। धीरे धीरे धीरे। उसकी यात्रा लंबी थी, कठिन थी और कभी कभी उसे लगता था कि वह टूट जाएगा। लेकिन आखिर एक दिन वह सतह को पार कर गया। सूर्य की रोशनी उसके पत्तों पर पड़ी और एक सुबह वह भी खिल गया, साफ पानी वाले कमल से भी ज्यादा सुंदर। बुद्ध ने कहानी रोककर नंदिक से पूछा, नंदिक, बताओ, कौन सा कमल ज्यादा मजबूत था? नंदिक ने सोचते हुए कहा, भंते, कीचड़ से निकला कमल, क्योंकि उसने संघर्ष किया था। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, और बताओ, कौन सा कमल गहरा था? नंदिक ने कहा, वही जो नीचे कीचड़ में था, उसकी जड़ें मजबूत थीं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम कौन से कमल हो नंदिक? यह प्रश्न सुनते ही नंदिक का सीना हल्का हो गया। वह रोने लगा, लेकिन इस बार दुख से नहीं, हल्केपन से। वह बोला, भंते, मैं कीचड़ वाला कमल हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम मूर्ख कैसे हुए? मूर्ख वह है जिसे अपनी गहराई का पता नहीं। तुमने कठिनाइयों में जन्म लिया, संदेहों में फंसे रहे, निर्णयों में उलझे। ये कीचड़ तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। एक दिन जब तुम ऊपर उठोगे तो तुम सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक चमकोगे, क्योंकि तुमने अंधेरे से उजाले की यात्रा की होगी। नंदिक ने पहली बार अपने मन में प्रकाश की किरण महसूस की, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, भंते, पर मैं दिशा कैसे पाऊं? मुझे कैसे पता चले कि किस ओर बढ़ना है? बुद्ध ने पास के वृक्ष की ओर इशारा किया। उस वृक्ष को देखो, वर्षा, आंधी, गर्मी सब सहता है, फिर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। मनुष्य की बुद्धि भी तभी मजबूत होती है जब उसकी जड़ें धैर्य, शांति, सजगता मजबूत हों। नंदिक धीरे धीरे समझने लगा। बुद्ध आगे बोले, तुम्हें मूर्ख इसलिए लगता है क्योंकि तुम अब भी सतह पर नहीं पहुंचे। तुम अभी भी कीचड़ में हो। तुम्हारे विचार उलझे होंगे, निर्णय भारी होंगे, मन थका होगा, लेकिन यह यात्रा है। हर बुद्धिमान मनुष्य कभी न कभी अंधकार में ही था। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, नंदिक, याद रखो, तुम्हारे भीतर असीम बुद्धि है।
वह बाहर से नहीं आती। उसे जगाना होता है, पहचानना होता है, संवारना होता है। नंदिक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा हल्का हो चुका था। भीतर एक नई आशा थी, एक नई शुरुआत का एहसास। सभा समाप्त होने पर जब सब लोग चले गए, नंदिक बुद्ध के पास खड़ा रहा। उसने पूछा, भंते, क्या मैं भी कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? क्या मेरी बुद्धि भी शक्तिशाली हो सकती है? बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नंदिक, यदि कमल कीचड़ से निकल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं? तुम्हारे भीतर जो धुंध है वह मिट जाएगी, जो अंधेरा है वह प्रकाश से भर जाएगा, जो उलझन है वह स्पष्टता बन जाएगी, और जो तुम अभी अपने बारे में सोचते हो वह बदल जाएगा। तुम्हें बस चलना है, रुकना नहीं है। नंदिक ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उस क्षण से उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगा। वह धीरे धीरे विचारों को समझने लगा, निर्णय लेने लगा, और उसकी बुद्धि चमकने लगी। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कई वर्षों बाद जब बुद्ध के अनेक शिष्य ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उनमें एक शिष्य ऐसा भी था जिसकी बुद्धि सबसे शांत, सबसे मजबूत और सबसे स्पष्ट मानी जाती थी, और वह शिष्य वही था, नंदिक। लोग उसे देखकर कहते, यह वही लड़का है जो खुद को मूर्ख समझता था। और उत्तर आता, हाँ, क्योंकि कीचड़ में दबा बीज जब फूल बनता है तो वह औरों से कहीं अधिक खिलता है। बुद्ध की कथा में जहां नंदिक की चेतना के द्वार पहली बार खुले थे, वहीं से आगे जीवन की समझ की एक नई धारा बहने लगी। जैसे ही वह बुद्ध के चरणों से उठकर वापस अपने जीवन की ओर लौटने लगा, उसे महसूस हुआ कि दुनिया वही है, पर उसे देखने का उसका दृष्टिकोण बदल गया है। और यही बदलाव वह बीज है जिसे आज के युवाओं को अपनी जिंदगी में बोना होगा। बुद्ध के समय के जंगल अब नहीं है, न अलाव की रोशनी में बैठने वाली वह साधना है, न वे विशाल वृक्षों की छाया, लेकिन मन आज भी वैसा ही है। समस्याएं बदली हैं, पर मन की उलझनें, बेचैनी, दबाव, असुरक्षाएं, भय, सब वैसा ही लगता है। तभी बुद्ध का ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना 2000 वर्षों पहले था। जब नंदिक बुद्ध के उपदेश सुनकर लौट रहा था, उसके भीतर यह स्पष्टता पैदा हो चुकी थी कि उसका दिमाग बेकार नहीं, बस उलझा हुआ था। और यह बात विज्ञान भी आज कहता है कि उलझा हुआ मन मूर्ख नहीं होता, बल्कि उस मन पर दबाव बहुत अधिक होता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य की बुद्धि तभी खुलेगी जब उसका मन सुरक्षित महसूस करे, शांत हो, और उसे खुद को समझने का समय मिले। बुद्ध भी यही कहते थे कि मन को शांत करोगे तो बुद्धि अपने आप तेज और स्थिर होगी। इसलिए मन और बुद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। आज के युवाओं की समस्या यह नहीं कि उनके पास बुद्धि कम है, समस्या यह है कि उनका मन इतना शोर में डूबा है कि उनकी बुद्धि सुनाई ही नहीं देती। सोशल मीडिया, तुलना, दबाव, असफलता का भय, रिश्तों की उलझने, करियर की अनिश्चितता, इन सब ने उनके भीतर एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया है जिसे शांत करना उनके वश में नहीं लगता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तूफानों को रोका नहीं जाता, उन्हें देखा जाता है। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और जाते हैं। मन को पकड़े रहना ही कष्ट है, मन को बहने देना ही शांति है। नंदिक का मन भी ऐसा ही था। उसे लगता था कि उसके विचार उसके शत्रु हैं। लेकिन जब बुद्ध ने उसे सिखाया कि विचारों से लड़ना बंद करो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें देखो, तो वह समझने लगा कि मन भीतर कोई राक्षस नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा है जो डर गया है, भाग रहा है, और उसे बस संभालने की जरूरत है। बुद्ध उस समय कहते थे, मन को दबाओगे नहीं तो वह तुम्हें पीड़ा नहीं देगा, मन को समझोगे तो वही मन तुम्हें दिशा देगा। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव अवेयरनेस कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने विचारों को विश्लेषण के बिना देखता है, उन्हें पहचानता है और बिना निर्णय किए उन्हें बहने देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, फोकस और बुद्धि का केंद्र है, तेजी से सक्रिय होता है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाओं को आज की मनोचिकित्सा में माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी के रूप में अपनाया गया है। नंदिक जब बुद्ध से विदा लेकर वापस अपने गांव जा रहा था, रास्ते में वह कई बार रुककर सोचता कि बुद्ध ने कैसे जान लिया कि उसके भीतर क्या चल रहा है। उसे लगता था कि बुद्ध में कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन असल में बुद्ध इतने जागरूक और इतने सजग थे कि किसी मनुष्य के चेहरे पर छिपा हुआ दर्द भी उनसे छिप नहीं सकता था। आज की मनोविज्ञान भी कहती है कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है
वह दूसरों को भी बहुत गहराई से पढ़ सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मन कैसे चलता है। और यही ज्ञान आज के युवाओं के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को आप नहीं रोक सकते, लेकिन भीतर की दुनिया को आप शांत कर सकते हैं। बुद्ध अक्सर कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और विज्ञान कहता है कि तनाव का 80% कारण बाहरी समस्याएं नहीं, बल्कि हमारी भीतर की प्रतिक्रिया है। अगर प्रतिक्रिया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। युवाओं के जीवन में आज सबसे बड़ा अभाव है मानसिक चुप्पी का। भीतर कभी सन्नाटा नहीं होता, या तो फोन की आवाज है, या विचारों की, या डर की, या किसी तुलना की। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो भीतर शांत है वही बाहर शक्तिशाली है। एक दिन एक युवा बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे विचार बहुत दौड़ते हैं, मैं शांत नहीं रह पाता, मैं ध्यान नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पात्र में पानी भरकर दिया। उन्होंने कहा, इसे थोड़ी देर तक स्थिर रखो। युवा ने कुछ समय तक उसे पकड़ा और फिर बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ पानी कैसा है? युवा बोला, शांत हो गया है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने उसे हिलाया नहीं। युवा ने समझ लिया, मन को भी ऐसा ही समय चाहिए ताकि वह शांत हो सके। उसे भी रोकने की जरूरत नहीं, बस उसे घुमाना डुलाना बंद कर दो। यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। आपका मस्तिष्क तब शांत होता है जब आप उसे आराम देते हैं, मजबूर नहीं करते। आज का युवा मेहनत करता है पर आराम करना भूल गया है। वह सोचता है कि आराम कमजोरी है, पर विज्ञान कहता है आराम के बिना बुद्धि काम नहीं करती। और बुद्ध कहते थे, आराम मन का भोजन है। नंदिक जब गांव पहुंचा तो उसने सबसे पहला काम यही किया। उसे जंगल के किनारे एक शांत जगह मिलती। वह वहां जाकर बैठ जाता, आंखें बंद करता और अपनी सांसों को महसूस करता। वह कुछ नहीं सोचता था, वह कुछ नहीं रोकता था, बस अपने भीतर चल रही हर चीज को देखने लगता। धीरे धीरे उसके भीतर का शोर कम होने लगा। वह महसूस करने लगा कि निर्णय लेना आसान हो रहा है। बातें समझ में आने लगी हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह जरूरी नहीं लगने लगा। उसके भीतर एक मजबूती पैदा होने लगी। बुद्ध कहते थे, वह मन जिसमें शांति है उसमें बुद्धि अपने आप जन्म लेती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जहां दिमाग खुद को बदल लेता है, नए रास्ते बनाता है, नई क्षमताएं पैदा करता है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने दिमाग को मजबूत बना सकता है, चाहे वह कितना भी कमजोर या उलझा हुआ क्यों ना हो। बुद्ध 2000 साल पहले यही सिखा रहे थे कि मनुष्य अपने मन का निर्माण खुद करता है, परिस्थितियां नहीं। आज के युवाओं को यही समझना होगा कि हर दिन आशंका, तुलना, तनाव, असुरक्षा, डर और निराशा उन्हें भीतर से तोड़ते हैं। लेकिन बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान मिलकर कहते हैं कि इस टूटन को रोका जा सकता है। कैसे? अपने मन को समझकर। वह मन जिसका आप पीछा करते हैं, उसी मन को बस देखने लगे तो वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मेरी चिंता कम नहीं होती। बुद्ध ने पूछा, तुम किसका नियंत्रण चाहते हो? राजा बोला, सबका। बुद्ध धीरे से हंसे और बोले, जब तुम एक दिन अपने मन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते तो संसार को कैसे नियंत्रित करोगे? राजा समझ गया कि समस्या बाहरी नहीं, भीतर की थी। आधुनिक मनोविज्ञान इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है, जहां मनुष्य अपनी शक्ति बाहर ढूंढता है, जबकि शक्ति हमेशा भीतर होती है। आज के युवाओं का मन दुनिया को ठीक करना चाहता है, पर अपने विचारों को ठीक करना भूल जाता है। और जब विचार ही भारी हों तो संसार हमेशा खराब लगता है। नंदिक जब धीरे धीरे मन को देखने की आदत डालने लगा तो उसके भीतर कुछ अद्भुत परिवर्तन होने लगे। वह जल्दी क्रोधित नहीं होता था, उसे बातों को समझने के लिए अधिक समय नहीं लगता था। वह निर्णय जल्दी लेने लगा। वह थकान कम महसूस करता, चिंता कम होती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो पहले कभी नहीं थी। गांव के लोग हैरान थे। ये वही नंदिक है जो खुद को मूर्ख कहता था, जो रातों को रोता था। लेकिन अब नंदिक बुद्ध की एक शिक्षा पर जी रहा था। मन को देखो, मन को समझो, मन को स्वीकारो, फिर तुम अपनी बुद्धि के स्वामी बन जाओगे। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इमोशनल मास्टरी कहता है, जहां व्यक्ति अपने भावनाओं को दबाता नहीं, उन्हें बहने देता है। और जब भावनाएं बहती हैं तो बुद्धि जागती है। आज के युवाओं के लिए शांति का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएं,
बल्कि यह है कि समस्याओं के बीच मन स्थिर हो जाए। सुख का अर्थ यह नहीं कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि यह कि मन कठिनाइयों में भी टूटे नहीं। धीरे धीरे नंदिक वही सीख रहा था। अगर आज का युवा यह समझ ले कि उसे अपने दिमाग को शांत करने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की तलाश की जरूरत नहीं, किसी जादुई उपाय की जरूरत नहीं, उसे बस अपनी सांसों को देखना है, अपने विचारों को बहने देना है, अपने मन को रोकना नहीं है, तो उसके भीतर वही शक्ति जाग उठेगी जो नंदिक के भीतर जागी थी। बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से बना है, और विज्ञान भी यही कहता है। आप जो सोचते हैं उसी के अनुरूप आपका दिमाग आकार लेता है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपने विचारों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी तुलना करते हैं, अपने को दोष देते हैं, अपने आप से लड़ते हैं। और जब मनुष्य खुद से ही लड़ने लगे तो संसार जीतने का सवाल ही नहीं उठता। नंदिक ने खुद से लड़ना छोड़ा और तभी वह जीतने लगा। आज का युवा भी यदि यह समझ जाए कि जीवन में शांति जनता की जगह अज्ञानता में नहीं बल्कि जागरूकता में है, तो उसका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। बुद्ध की शिक्षा और आधुनिक मनोविज्ञान मिलकर कहता है कि मनुष्य अपने मन को जितना शांत करेगा, उसका दिमाग उतना तेज होगा। शोर में बुद्धि नहीं चलती, सन्नाटे में ज्ञान जन्म लेता है। युवाओं को बस इतनी सी बात याद रखनी है कि उनके भीतर सब कुछ मौजूद है, शांति भी, सुख भी, बुद्धि भी और समस्याओं से लड़ने की ताकत भी। उन्हें सिर्फ बाहर देखने की जगह भीतर देखना शुरू करना है। यही वह जगह है जहां नंदिक को उसका उत्तर मिला था, और यही वह जगह है जहां आज के हर मनुष्य को उसका उत्तर मिलेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन की विजय सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं पर जीतता है वह संसार पर बिना लड़े राज करता है। और यही वह वाक्य है जो इस पूरी यात्रा का सार है। हम जो इतने शब्दों की यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं, उसका अंतिम निष्कर्ष अत्यंत सरल है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि को चलाने वाला उसका शांत मन है। तेज बुद्धि तभी बनती है जब मन गुस्सों से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उत्तरदायित्व के दबावों से मुक्त हो और उन टूटे हुए विचारों से मुक्त हो जाए जो उसे रोज रोज भीतर ही भीतर खा रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्धि का अर्थ केवल पढ़ाई, तेज सोच या याददाश्त है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। मनुष्य की बुद्धि तब बलवान बनती है जब उसका मन भावनाओं के बोझ से खाली हो, जब भीतर का शोर शांत हो जाए और जब सोच की दिशा साफ हो जाए। इसीलिए बुद्ध का मार्ग, मनोविज्ञान की सीख और आधुनिक जीवन की समझ तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की तीन परतें हैं। दुनिया कहती है, सीखो, पढ़ो, समझो, तेज बनो, लेकिन बुद्ध कहते हैं, थोड़ा रुको, पहले अपने मन का भार हल्का करो। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब मन तनावग्रस्त होता है तब बुद्धि 70% तक कम हो जाती है। यही वजह है कि किसी तनावग्रस्त व्यक्ति को कितनी भी अच्छी सलाह दो, वह उस समय समझ नहीं पाता। तो इस पूरी यात्रा के अंतिम क्षणों में हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्धि की मजबूती का पहला आधार मन की शांति है, और मन की शांति का आधार जागरूकता है। जिसने अपने भीतर यह स्विच ऑन कर लिया कि उसका मन कब भटक रहा है, भावनाएं कब उसे खींच रही हैं, अहंकार कब उसे अंधा बना रहा है और विचार कब उसे दुख की ओर ले जा रहे हैं, वह मनुष्य धीरे धीरे अपनी बुद्धि को साधु की तरह पवित्र, धार की तरह तेज और आकाश की तरह विशाल बना लेता है। हम कहां खड़े हैं आज? आधुनिक जीवन की वास्तविकता। दुनिया आज के समय में इतनी तेजी से चल रही है कि मनुष्य को सोचने का भी समय नहीं बचा। हर 10 सेकंड में नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में किसी तुलना का दबाव, हर दिन किसी न किसी कमी का बोझ, यह सब मिलकर मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर रहा है। इस वजह से लोग तेज नहीं सोच पाते, निर्णय नहीं ले पाते, अकेले रहने में डरते हैं और थोड़ी सी आलोचना भी उन्हें भीतर से तोड़ देती है। लेकिन बुद्ध का मार्ग, मनोविज्ञान की तकनीकें और जीवन की सच्चाई एक ही बात कहती हैं, अपने मन को हल्का करो, दिमाग को शांत करो, वही तुम्हें जीवन की ताकत देगा। और जब मन हल्का होता है तो बुद्धि स्वतः ही तेज हो जाती है। वह तब बहने लगती है, समझने लगती है और व्यक्ति की सोच की दिशा बदल जाती है। अब इन अंतिम क्षणों में हमें वह अंतिम पुल समझना है जिससे गुजरकर व्यक्ति शांत भी बनेगा और उसकी बुद्धि तेज भी होगी। यह पुल 3 चीजों से बना है। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। 2. शांति, कामनेस। 3. समझ, विजडम।
जब व्यक्ति सीख जाता है कि उसकी भावनाएं कब उसे भटका रही हैं, वह जागरूक हो जाता है। जब वह भावनाओं को पहचान कर क्षण भर ठहरना सीख लेता है, वह शांत हो जाता है। और जब वह इस शांति की अवस्था में समस्या को देखता है, वह समझदार हो जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मनोविज्ञान कहता है, यही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। हमारा लक्ष्य बुद्ध जैसा बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है बुद्ध के बताए मार्ग पर थोड़ा थोड़ा चलना। हर दिन 1% शांति बढ़ाने का प्रयास करें। हर दिन अपने विचारों को थोड़ा समझें। हर दिन अपने भीतर जगाई हुई बुद्धि को थोड़ा और बलवान बनाएं। बुद्ध की यह बात आज भी सबसे बड़ी सच्चाई है। जिसने स्वयं को जीत लिया, वह संसार को जीत लेता है। हमारे जीवन की सारी लड़ाइयां बाहर के लोगों से नहीं हैं, वे भीतर के डर से हैं, अनिश्चितताओं से हैं और विचारों के तूफानों से हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीख लेता है, उसकी बुद्धि समुद्र की तरह गहरी हो जाती है, उसकी समझ पर्वत की तरह स्थिर हो जाती है और उसका जीवन प्रकाश की तरह उज्जवल हो जाता है। हमने इस पूरी स्क्रिप्ट की यात्रा में बहुत गहराई से समझा है कि शांति और बुद्धि दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जिस व्यक्ति के भीतर शांति है, उसकी बुद्धि तेज होती है, और जिसकी बुद्धि तेज है, वह जीवन में कहीं भी अंधेरा नहीं होने देता। बुद्धि को बलवान बनाने का मार्ग मन की गहराई में उतरने से शुरू होता है। अगर मनुष्य यह सीख जाए तो जीवन में न तनाव उसे रोक सकेगा, न भय उसे बांध सकेगा, न परिस्थितियां उसे हरा सकेंगी। वह स्वयं का मालिक बन जाएगा, अपने मन का राजा बन जाएगा और इस दुनिया के सामने अडिग होकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप बुद्धि को तेज बनाना चाहते हैं, अगर आप जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं, तो हमारा चैनल आपका अपना घर है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारे इस मिशन को और बड़ा बनाता है। हम हर वीडियो में आपके जीवन को रोशन करने का प्रयास करते हैं। आप भी इस रोशनी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले अद्भुत वीडियो में। तब तक याद रखिए, मन को जीत लो, बुद्धि स्वयं शक्ति बन जाएगी। धन्यवाद।